हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि कल एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। पुराना जो एजुकेशन पॉलिसी था वो था 1986 का। कल 34 साल बाद यानी कि 2020 में एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये पॉलिसी जो है कस्तूरी रंजन कमेटी सेटअप किया गया था, उसके ऊपर बेस्ड है, उसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड है, कस्तूरी रंजन कमेटी के आधार पर, याद रखिएगा। और इसमें लैंग्वेज इशू भी था, जैसे आप देख सकते हैं कि कस्तूरी रंजन कौन थे, तो पहले इसरो के चीफ थे। पैनल हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन, है ना। उनके द्वारा एक ड्राफ्ट सबमिट किया था दिसंबर 2018 में। उसके बाद उसको पब्लिक किया गया था, मतलब कि लोगों का ओपिनियन मांगा गया था उस पर, लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। फिर उस ड्राफ्ट और ओपिनियन को मिला जुला करके सरकार अपना एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। इसमें कुछ मुख्य बातें क्या क्या उसको हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन में स्टेट सेंटर टू बी रेज फ्रॉम 6%। इन सरकार के द्वारा 6% जो है अपने जीडीपी का शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। उसके अलावा एमएचआरडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदल के किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज। डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए एक अलग ही टेक्नोलॉजी यूनिट डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन की बात किया जाए तो यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10 बाई 2030। तो क्लास एज 3 साल से लेकर के क्लास 10 तक के, है ना, 3 साल से लेकर क्लास 10 तक को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, मतलब कि एक ही स्कूल में लाने की कोशिश किया जाएगा, या फिर एक समान लाने का कोशिश किया जाएगा, हर जगह एक जैसा पैटर्न किया जाएगा। मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाई 2025। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास 5। तो क्लास 5 या फिर जब तक पॉसिबल है मदर टंग में ही वहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा। न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21st सेंचुरी स्किल। तो जैसे नया जो सिलेबस बनेगा उसमें जो नया टेक्नोलॉजी है, जैसे कोडिंग, वोकेशनल इंटीग्रेशन, ये सब डाला जाएगा। कहने का मतलब कि आज के ज़रूरतों के हिसाब से उसमें सिखाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम को ईजियर किया जाएगा, उसको रीडिजाइन किया जाएगा। हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो एक न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशनल एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल कोर्सेज। तो मेडिकल और लीगल कोर्सेज के अलावा जितने भी हायर एजुकेशन उसके लिए एक अलग रेगुलेटर बनाएगा जो सारे चीज़ को रेगुलेट करेगा। फ्लेक्सिबल होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री फॉर 3-4 ड्यूरेशन। तो 3 साल और 4 साल का यहाँ पे यूजी डिग्री दिया जाएगा। 1 to 2 ईयर पीजी प्रोग्राम। तो अब एमफिल को हटा दिया गया है। 3 साल का क्या बोलते हैं डिग्री लेते हैं, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट करते हैं तो 2 साल का आपको पीजी करना पड़ेगा, और 4 साल का करते हैं तो आपको 1 साल का पीजी करना पड़ेगा। मतलब कि यूजी प्लस पीजी अभी भी 5 साल का है, बाद में भी 5 साल का ही रहेगा। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम फेज्ड आउट इन 15 ईयर। 15 साल के बाद कॉलेज को दोबारा एफिलिएशन लेना पड़ेगा। ये सब इसमें कुछ प्रोविजन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आज से अनलॉक 3 जो है कुछ मतलब कि 2-3 दिन बाद से चालू होगा, आई थिंक नेक्स्ट अगस्त से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ को खोलने का ऑर्डर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि जैसे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ड्यूरिंग नाइट आवर तो अलाउड किया गया है उसको। इंटरनेशनल एयर ट्रेवल लिमिटेड मैनर अंडर द वंदे भारत मिशन, बाकी ऐसे नहीं। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन विद सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब को अलाउ किया गया है। 5 अगस्त जिम और योग सेंटर जो है उसको चालू किया गया है। क्या नहीं मतलब कि क्या नहीं खुला रहेगा, तो स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सर्विस ये सब बंद रहेगा। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल ये सब कुछ बंद रहेगा। सोशल या पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन और अदर लार्ज कांग्रेगेशन ये सब बंद रहेगा। यहाँ पे और भी दिया गया कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस मैंडेटरी किया गया है। वर्क फ्रॉम होम एडवाइज टू कंटेन स्प्रेड ऑफ वायरस, है। तो यही सब है। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे है कि इंडिपेंडेंस डे क्वारंटाइन मस्ट फॉर ऑल पर्सनल। तो जो भी यहाँ पे ऐसे पर्सन जो प्रधानमंत्री के कांटेक्ट में आने वाले हैं, दो जो लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद पीएम, जो लाल किला पे प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट में आने वाले हैं, ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा 1 अगस्त से, ताकि 14 दिन तक वो किसी से कांटेक्ट में न रहें, और 15 अगस्त को फिर प्रधानमंत्री के कांटेक्ट में आकर कोई दिक्कत न करे वहाँ पे। तो इसलिए मतलब कि 14 दिन तक क्वारंटाइन उन लोगों को रहना पड़ेगा। था इसी न्यूज़ से याद रखिएगा। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और रेड फोर्ट पे उस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है, और 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो रेड फोर्ट नहीं होता, वो कहीं और होता है, ठीक है। अब कहाँ होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एक्सटेंड 4G नेट बैन। तो पिछले साल 5 अगस्त से अभी तक वहाँ 4G नेट को बैन कर दिया गया। इसके कारण से काफ़ी लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई रुका हुआ है ना। बंद करने का रीज़न में नेशनल सिक्योरिटी को दिया गया, ताकि लोग यहाँ पे ज़्यादा भड़काऊ भाषण वगैरह 4G के थ्रू फैलाए नहीं। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 4G नेट को बैन किया गया, और 19 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया। धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। आगे बढ़ते तो सीरो सर्वे शो कोविड-19 पीक फार अवे। तो सीरो सर्वे जैसे दिल्ली में होता है उसी तरह का सर्वे मुंबई में किया गया। उसमें पता गया कि 57% लोग मुंबई में जो है, मुंबई के स्लम में खास करके, उनमें एंटीबॉडी था। कहने का मतलब कि 57% पीपल इन मुंबई स्लम में एंटीबॉडी, मतलब उतने लोग जो है 57% लोग मुंबई के स्लम में उनको जो है कोरोना हुआ था, अपने आप ठीक भी हो गया। यहाँ पे हाफ ऑफ द पीपल और 57% टेस्टेड इन द स्लम इन मुंबई हैव बीन एक्सपोज्ड टू एंड डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द SARS-CoV-2
एज कम्पेयर विथ ओनली 16% टेस्ट इन रेसिडेंशियल सोसाइटीज अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो और बाकी से अगर देखा जाए तो 16% लोग ऐसे थे जिनको कोरोना वायरस हुआ था और वो ठीक भी हो गया, जबकि स्लम एरिया में 57% लोग ऐसे, तो वहाँ भी सीरो सर्वे करवाएगा। तो याद रखिए दिल्ली के बाद मुंबई में भी सीरो सर्वे हुआ है। मॉस्क जो बनाने के लिए जगह दिया गया, जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला में यदि याद होगा था, तो 2.5 एकड़ जमीन पे विवाद था, जो पूरा जमीन दे दिया गया हिंदू लोगों को, मतलब हिंदू पक्ष को, और इसके बदले में 5 एकड़ उसका डबल जमीन देने के लिए कहा गया था अयोध्या के आसपास में ही। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट को कहा गया था कि 5 एकड़ जमीन आप दीजिए मॉस्क बनाने के लिए। तो उसके लिए ट्रस्ट बनाना था जो मॉस्क को निर्माण करेगा, तो ट्रस्ट बन चुका है। 5 एकड़ लॉटेड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम बाबरी मस्जिद, जहाँ पे पहले मस्जिद था वहाँ से 25 किलोमीटर दूर यहाँ पे 5 एकड़ जमीन दिया गया है। अभी तक हालांकि कंस्ट्रक्शन का टाइमलाइन सेटअप नहीं हुआ है। द ट्रस्ट टू बिल्ड अ मॉस्क इन अयोध्या फॉलोइंग द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि टाइटल सूट वुड मैक्सिमम 15 मेंबर, इसमें 15 मेंबर होंगे। एक कौन बताया, तो उत्तर प्रदेश का जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो कल अनाउंस किया और बॉडी बनाया भी है। 9 ट्रस्टीज में है। द ट्रस्ट विल कॉल फॉर द इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, इस ट्रस्ट का नाम होगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। चेयरपर्सन जुफार फारूकी, और इसको जो चेयरपर्सन होंगे जुफार फारूकी होंगे। 9 ट्रस्टी हैव बीन अनाउंस्ड व्हाइल इट विल कोऑपरेट द रिमेनिंग 6 द बोर्ड सेड, है ना। तो 9 ट्रस्टी यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। इसी तरह का एक ट्रस्ट सेटअप किया गया था राम जन्मभूमि बना, मतलब उसमें जिसमें बताया गया था कौन कौन होंगे। तो जो वहाँ के अयोध्या के डीएम हैं वो 100% उसके मेंबर बन जाएंगे, मतलब जो भी अयोध्या के डीएम बनेंगे उस ट्रस्ट के मेंबर बन जाएंगे। उसके अलावा केंद्र सरकार के 2-3 IAS ऑफिसर हैं, फिर इधर धार्मिक अनुष्ठान से लिए गए हैं। तो आप इसको नेट पर जाकर के देख सकते हैं कौन कौन राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नो क्वेश्चन ऑफ फॉल्सली इम्प्लीकेटिंग एनीवन अंडर यूएपीए पंजाब सीएम। तो पंजाब सीएम का ऐसा कहना है कि किसी को हम लोग जबरदस्ती, मतलब कि बिना गलती के यूएपीए के अंदर हम लोग नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो यूएपीए क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 का एक्ट था, 1967 का। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से कहा गया था कि जो है इसके तहत अब किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि किसी इंस्टीट्यूशन को आतंकवादी घोषित किया जाता था। तो उससे दिक्कत क्या आता था कि जो इंस्टीट्यूशन को आतंकवादी घोषित किया गया है उसके जो चलाने वाले लीडर हैं या फिर उसके जो मेंबर वगैरह हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन का नाम बदल करके दूसरे इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अपना जो संगठन है उसका बस नाम बदल के अपना काम करते रहते थे, है ना। क्योंकि उस संगठन को बैन किया गया, ना कि किसी आदमी के ऊपर बैन लगाया गया है। अब क्या होगा कि आदमी के ऊपर बैन लगाया जाएगा, मतलब आदमी को आतंकवाद घोषित किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि वो किसी भी संगठन में काम नहीं कर सकता है। तो ये मेनली यहाँ पे यूएपीए के तहत है 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ था। और यहाँ पे कहा गया कि पंजाब सीएम के द्वारा कहा गया है कि किसी के ऊपर फॉल्स रूप से, मतलब कि ऐसे ही बिना मतलब के, बिना किसी गलती के हम लोग यूएपीए नहीं लगा सकते हैं। और इसका आई विल डू एवरीथिंग अंडर द लॉ टू प्रोटेक्ट सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशन। तो राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए इसको हम लोग लगाएंगे, ऐसा कहा गया इनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एनआईए न्यूज़ में था, तो एनआईए के बारे में जान लेते हैं। एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में, लेकिन एक्ट जो था इसका 2008 का था। एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसका स्थापना हुआ था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11, उसके बाद एनआईए का स्थापना हुआ था। ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। वाईसी मोदी इसका डायरेक्टर जनरल है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये था एनआईए के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एनजीटी यहाँ पे न्यूज़ में एनजीटी के बारे में जान लेते हैं। तो एनजीटी का स्थापना होता है 2010 में। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एनजीटी एक्ट 2010 के तहत आया था। एनजीटी का जो एक्ट है 2010 का एक्ट है। तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसका स्थापना हुआ था 2010 में। ये जो है इन्वायरमेंटल लॉ को डील करता है। जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं इंडिया में सब में डील करता है, लेकिन 2 लॉ को छोड़कर, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये दोनों लॉ को छोड़ करके जितने भी इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ है सब में डील करता है। 6 महीने के अंदर इसको केस को फाइनल करना होता है, मतलब कि कोई भी इसके सामने जो डिसीजन लेना होता है 6 महीने के अंदर इसको लेना होता है। हेडक्वार्टर इसका जो है न्यू दिल्ली में है और 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। सीपीसीबी से कोड वर्ड याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, भोपाल, 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। तो ये था एनजीटी के बारे में। और ये भी याद रखिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, तो मतलब 1908 का प्रोसीजर है जो नॉर्मल जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब इसको फॉलो करते हैं, लेकिन एनजीटी इसको फॉलो नहीं करता है। एनजीटी सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। इसके तहत क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे एक मूर्ति के बारे में बताया कि नटेशा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न टू इंडिया। तो एक मूर्ति था जो चोरी हो गया था, ठीक है, तो इसको 22 साल के बाद रिटर्न किया गया। हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। लॉन्ग पेंडिंग केस ऑफ आइडल थेफ्ट
फाइनली सॉ एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड नतेसा रेयर सैंडस्टोन। तो याद रखिए नतेसा क्या है, एक मूर्ति का नाम है और किस चीज़ का बना हुआ है, तो सैंडस्टोन का बना हुआ है, लाल सैंडस्टोन, सॉरी सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये 9th सेंचुरी का है, ये प्रतिहार स्टाइल में बनाया गया था, राजस्थान के प्रतिहार स्टाइल में बनाया गया था। 22 साल के बाद इसको रिटर्न किया गया। द नतेसा आइकन करेंटली एट द इंडियन हाई कमीशन लंदन, अभी है कहाँ, तो इंडियन हाई कमीशन लंदन में है। और ओरिजिनली जो है घाटेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान में था। ये मूर्ति जो है घाटेश्वर टेम्पल बरौली राजस्थान में था। इसको 98 में चोरी किया गया था 1998 में। और कह रहा है कि स्टोरी 1998 द आइकन है जस्ट टॉर्टोइस जर्नी टू द प्रेजेंट द सस्पेक्टेड thieves have replaced it with a fake and smuggled original out of the currency. Eventually a London collector J. Kasmin who had possession of it in 2003 handed it over to Indian Commission at the time. ठीक है, तो इंडियन हाई कमीशन में इसको दिया गया है अभी। और याद रखिएगा बनाया कब गया था, तो 9th सेंचुरी का ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे व्हेन द स्कूल्स गोज टू द स्टूडेंट डोर स्टेप, तो आजकल स्कूल जो है घर में जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल क्लासरूम इन आंध्र प्रदेश टू इम्पार्ट लेसन टू दोज इन नो एक्सेस टू कंप्यूटर इंटरनेट। तो ऐसे लोग जिनका कोई एक्सेस नहीं है कंप्यूटर इंटरनेट पे, उनके लिए इस तरह से विद्या वाराधि है ना, एक व्हीकल है, द विद्या वाराधि व्हीकल्स विल बी अलॉटेड टू ईच 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। इस तरीके का गाड़ी दिया जाएगा और जा करके गाँव में इससे पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं है। और सरकार को ऐसा हर एक स्टेट में करना चाहिए, हर एक जिला में करना चाहिए। तो यही है कि द डिपार्टमेंट हैज प्रपोज द विद्या वाराधि स्कीम अंडर विच मोबाइल क्लासरूम इक्विप्ड विद द ऑडियो विजुअल गैजेट, है ना। मोबाइल क्लासरूम होगा, मोबाइल का मतलब कि मूवेबल क्लासरूम होगा जिसमें ऑडियो विजुअल गैजेट होगा, विल रिच पॉकेट वेयर नो स्टूडेंट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी। जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का एक्सेस नहीं है कंप्यूटर और इंटरनेट का, वहाँ पे ऐसा भेजा जाएगा। ठीक है, इसका ट्रायल रन कंप्लीट कर लिया गया है, मतलब इसका जो ट्रायल था वो कंप्लीट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ दिया गया है, जैसे टेक्नोलॉजी जो आएगा एजुकेशन में उसके बारे में, कैन ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशनल टेक्निकल फोरम, एक नया बॉडी बनाया जाए, इसका नाम रहेगा नेशनल एजुकेशनल टेक्निकल फोरम। उसको क्रिएट किया जाएगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडिया ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है डेडिकेटेड यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए एक डेडिकेटेड यूनिट बनाया जाएगा। यहाँ पे डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी सेटअप इन द मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी डन टू इंप्रूव क्लासरूम प्रोसेसेज। तो क्लासरूम प्रोसेसेज को इंप्रूव करने के लिए एक इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी को पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा। टीचर एजुकेशन की बात किया जाए तो बाई 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, है ना। तो 2030 के बाद जितने भी टीचर का जो बहाली आएगा तो उसमें 4 साल का, हालांकि इसको यदि आप डिटेल में पढ़े तो उसमें छूट दिया गया है। ठीक है, तो जो 3 साल और 2 साल वाला, मतलब कि यहाँ पे किसी का डिग्री 1 साल का है बीएड और किसी का 2 साल वाला बीएड है, तो वो लोग चिंता ना करें, यहाँ पे उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न उसमें है। हाँ, लेकिन जो 2030 के बाद जो करेगा बीएड या फिर एक लिमिटेड के बाद करेगा बीएड, उसके लिए सिर्फ 4 साल वाला, मतलब कि अब जो नए लोग कर रहे हैं वो अधिक कोशिश करें कि 4 साल वाला ही करें। नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट की बात किया जाए तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड अदर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसफेवरेज्ड ग्रुप विल बी गिवन इंसेंटिव। ये तो आजकल भी मिलता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी इनकरेज टू ऑफर स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल की बात किया जाए तो स्टैंड अलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विल एम एट बिकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इंस्टीट्यूशन अभी उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के बाद की, मतलब उसके बारे में सोचा जा रहा है। उसके अलावा NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी फोकस लिव नो चाइल्ड बिहाइंड ब्रिज डिजिटल डिवाइड। तो हमारे कंट्री में डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड करने का मतलब कि जहाँ पे कई लोग ऐसे हैं यहाँ कि जिनको डिजिटल तक पहुँच ही नहीं है। ठीक है, एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है हमारे कंट्री में कि कुछ लोगों को उनके पास मोबाइल है लेकिन उनको चलाने नहीं आता है, उनको डिजिटली उतना एक्टिव नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ सारा ऑपरेशन वो कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, किसी लोगों के पास मोबाइल का कोई पहुँच ही नहीं है, तो इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो उसको भी फोकस यहाँ पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो ईडी के बारे में, ईडी यहाँ पे न्यूज़ में था, ईडी के बारे में जान लेते हैं। ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के कर दिया गया ईडी। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और इसका मेन काम क्या है, तो इकोनॉमिक लॉ में डील करता है, इकोनॉमिक क्राइम में डील करता है। ये 2 एक्ट में डील करता है अधिकांशतः, एक है फेमा एक्ट 1999 और PML एक्ट 2002। तो ये 2 लॉ को मेनली फोकस करता है, एक है फेमा एक्ट, एक है PML एक्ट। ठीक है, फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और PML यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो रफाल जो यहाँ काफ़ी चर्चित रहा, घोटाले का आरोप लगते रहा प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, है ना। हालांकि इसके ऊपर जांच वगैरह नहीं हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट भी माना कि घोटाला नहीं हुआ है, कैग भी मान लिया इस बात को, इसके कारण से। तो राफेल कल अम्बाला एयरबेस पे आ चुका है। अम्बाला हरियाणा में पड़ता है, तो वहीं पे क्यों लाया गया, ताकि वहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों को हम लोग निपटा सकें, है ना, इसलिए लाया गया। तो राफेल के बारे में जान लेते हैं। राफेल जो वर्ड है उसका मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, ठीक है। राफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, यानी कि आंधी का, ऐसे बोल सकते हैं कि जो हवा, आंधी आम भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। तो गस्ट ऑफ विंड उसको कहा जाता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है राफेल का गस्ट ऑफ विंड। एक ट्विन इंजन है, इसमें 2 इंजन लगा हुआ है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल का मतलब इसका कोई एक रोल नहीं है, जैसे अटैक भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मल्टी रोल है, कहने का मतलब इसका कोई एक रोल नहीं है। इसको बनाया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस का एक कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। तो डसॉल्ट एविएशन, जिसको दासो भी कई लोग पढ़ते हैं, इसको हर आदमी हर तरीके से प्रोनाउंस कर लेता है इसको, है ना। एक्चुअली में इसका फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा। तो इसके बारे में याद रखिए कि ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसको बनाया गया है। और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कहाँ की कंपनी है, तो फ्रांस की, इतना याद रखिएगा तो आप इससे सब कुछ बन जाएगा राफेल के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो कंगारू ब्लू मकाओक रेस्क्यूड इन असम। तो हम लोग यहाँ पे जैसे काजीरंगा में भी बाढ़ आया हुआ है, ठीक है, तो उसे वहीं से इसको जो है रेस्क्यू किया गया है। तो ब्लू मकाओ के बारे में याद रखिएगा, एक काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इसका जो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है ब्लू मकाओ का। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो इंडियन द बिगेस्ट ग्रुप गेटिंग ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है सिटीजनशिप लेने में इंडियन लोग सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो नए सिटीजनशिप दिए जा रहे हैं उसमें इंडियन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मोर देन 38,000 इंडियंस बिकेम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन 2019-2020। तो 2019-20 में लगभग जो है 38,000 ऐसे इंडियन थे जो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली है। 60% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल से 60% ज़्यादा है। एंड द लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्रुप टू बी ग्रांटेड द कंट्री सिटीजनशिप। और ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप लेने वाले में सबसे ज़्यादा संख्या इनका है। आउट ऑफ द ओवर 2 लाख पीपल हु बिकम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन 2019-20। 2019-20 में लगभग 2 लाख ऐसे लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन बने, जो विदेश से आए थे और ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन बन गए, जिसमें 38,209 इंडियन थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स भी ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 25,000 ब्रिटिशर्स थे, 14,000 चाइनी थे और 8,000 पाकिस्तानी थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इतने लोग ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप बने हैं पिछले साल में, है ना। पिछले साल मतलब कि 1 साल में इतने लोग सिटीजनशिप लिए हैं। और टोटल यदि देखा जाए तो 2 लाख लोग थे। आगे बढ़ते यहाँ पे AIIB न्यूज़ में था। AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 25 दिसंबर 2015 को, लेकिन ये ऑपरेशन हुआ था, मतलब कि इसका चालू हुआ था, अपना काम करना चालू हुआ था 2016 में, जनवरी 2016 में। इसका स्थापना हो गया था 25 दिसंबर 2015 को। उस समय इसके 57 कंट्री फाउंडिंग मेंबर थे, यानी 57 देश इसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में है, जिसमें इंडिया भी है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और जनवरी 2016 से ऑपरेशनल है अभी, लेकिन इसका 97 मेंबर है। 57 मेंबर इसका फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन अभी इसमें मेंबर जुड़ते गए और 97 मेंबर हैं। और जैसा कि इसका नाम है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो हालांकि इसमें एशिया के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के देश इसमें जुड़ सकते हैं। इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और चाइना फर्स्ट शेयर होल्डर है, मतलब कि चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एरल सीडिंग इन इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावली। तो अरावली सेक्टर में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एरल सीडिंग किया जाएगा। एरल सीडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अरावली के बारे में याद रखिए, कौन कौन स्टेट में फैला हुआ है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और न्यू दिल्ली, है ना, इन सब स्टेट में आता है। तो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉयड एरल सीडिंग टेक्निक टू इम्प्रूव ग्रीन कवर इन द अरावली एरिया फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो दिल्ली के पास है, वहाँ पे ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए अरावली एरिया में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरीके का सोचा जा रहा है। इसके तहत होता क्या है, तो प्लांटेशन, एरल सीडिंग एक प्लांटेशन टेक्निक है। वेयर इन द सीड बॉल सीड्स कवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ क्ले, कंपोस्ट, चार एंड अदर कंपोनेंट आर स्प्रेड यूजिंग एरल डिवाइसेज इंक्लूडिंग प्लेन्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स। तो क्या होता है कि बीज के साथ साथ मिट्टी, कंपोस्ट ऐसा मिला करके एक सीड बॉल बनाया जाता है और सीड बॉल को फेंका जाता है ड्रोन से या फिर फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से, किसी भी चीज़ से इस तरीके से फेंका जाता है। देख सकते हैं कि IIT कानपुर के द्वारा एक ड्रोन डेवलप किया गया जिसके द्वारा इस तरीके से सीडिंग किया जा रहा है ना। हाउ डज इट वर्क, द सीड बॉल्स या पेलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन टारगेटेड एरिया बाय लो फ्लाइंग ड्रोन। तो ड्रोन को कम हाइट पे उड़ाते हुए इस तरीके से यहाँ से क्या बोलते हैं बीज को फेंका जाता है, जिसमें
मिट्टी क्ले वगैरह लगाया रहता है, कंपोस्ट वगैरह लगाया रहता है, ताकि वजन ज़्यादा हो जाता है उसको उस लगाने से, और जहाँ पे गिरता है उसको मिट्टी का थोड़ा सा अंश मिल जाता है, जिसके कारण से उसमें उगने में थोड़ा सा आसानी पड़ता है। दिस पेलेट्स स्प्राउट व्हेन देयर इज एनफ रेन, जब बारिश होता है तो ये सब में से क्या बोलते हैं, मतलब बीज जो है अंकुरित हो जाता है। विथ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट विद देम हेल्पिंग इन इनिशियल ग्रोथ, जो उसमें क्ले वगैरह डाल दिया जाता है उसमें से इनिशियल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, तो एरिया दैट आर इनएक्सेसिबल हैविंग अ स्टीप स्लोप और नो फॉरेस्ट रूट, तो ऐसा एरिया जहाँ पे पेड़ लगाना पॉसिबल नहीं है, मतलब पेड़ लगाने के लिए आदमी जा नहीं सकते हैं, बहुत इनएक्सेसिबल रास्ते पे हैं, तो वहाँ पे इसे हम लोग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इज सच रिक्वायर नो अटेंशन इवन आफ्टर डिस्पर्स, तो फेंकने के बाद बार बार इसको निरीक्षण नहीं करना पड़ता है कि पेड़ लगा कि नहीं, मतलब कि अंकुरन हुआ कि नहीं। द रीजन द सीड पेलेट्स आर नोन एज फायर एंड फॉरगेट, इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है, मतलब फेंक दो और भुला जाओ कि पेड़ भी हम लगाए थे, ठीक है। तो दे एलिमिनेट एनी नीड ऑफ प्लॉइंग एंड डिगिंग होल्स, तो इसमें जो है होल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई प्लॉइंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, और इसको प्लांटिंग करने का मतलब कि बार बार पानी पटाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। द क्ले सेल ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड्स एंड रेड, तो जो मतलब बीज के चारों तरफ मिट्टी का लेयर लगाया जाता है गोबर वगैरह का, इससे क्या होता है कि कोई चिड़ियाँ आकर के उसको चुन कर जा भी नहीं सकती है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसीज कैन बी डिस्पर्स, किस तरीके के स्पेसीज को हम लोग डिस्पर्स करते हैं। तो दोज नेटिव टू द एरिया एंड हार्डी विथ सीड्स दैट आर ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज फॉर डिस्पर्सिंग सीड बॉल विथ अ हायर सर्वाइवल परसेंटेज, ऑफिशियल से इट इज़ अ क्रिटिकल दैट टाइमिंग ऑफ सीडिंग भी करेक्ट है ना। तो किस तरीके के, तो ऐसा एरिया जो वहाँ के नेटिव हो, ठीक है, और उनका साइज जो है मतलब बीज का साइज थोड़ा अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि उसका सीड बॉल बनाया जा सके, और उसका सर्वाइवल परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है एक टाइमिंग स्पेशल होना चाहिए ताकि वो सीड लग सके, तो बरसात के मौसम में ऐसा किया जाता है अधिकांशतः। इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद होता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।